केस नंबर 4, टेंशन इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली बाय क्लैंपिंग इट्स फ्री एंड एंड लोडेड एट द मिडिल। तो ये केस है, ये भी एक तरह से क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। तो हम लोग अगर एक बार केस समझ लेंगे तो क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे उसने कहा कि यहाँ पर ये जो जो ये स्ट्रिंग है इसको यहाँ पर क्लैंप कर दिया गया, मतलब ये रिजिड है दोनों, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद बीच में एक स्ट्रिंग को यहाँ पर बांध दिया गया। तो जैसे वो नहीं होता कपड़े फैलाने के लिए हम लोग रस्सी वगैरह बांधते हैं, तो वैसे यहाँ पर समझ लो वैसे ही है। और उसके बिल्कुल मिड में, मिड पॉइंट पर एक लोड को हैंग कर दिया गया। तो जैसे आप कपड़े फैलाते हैं तो वो हल्का सा झुक जाता है ना नीचे की तरफ, तो वैसे यहाँ पर अगर आपने मिड में हैंग कर दिया लोड तो वो नीचे की तरफ ऐसे खिंच जाएगा। तो यहाँ पर जो भी लोड है उसका वैल्यू, मतलब हम अगर मास दिया जाएगा तो हम mg लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो हम W भी लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या होगा, mg अगर मास दिया गया है तो यहाँ पर W ले लिया गया। अब आप यहाँ पर देखो कि जो ये पार्ट इतना दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला तो डॉटेड लाइन ऐसे दिखा दी गई है कि जहां पर स्ट्रिंग की पहले पोजीशन थी, बाद में खिंच गई स्ट्रिंग, तो यहां पर टेंशन जनरेट हुई इस तरीके से, ये है T, और इधर साइड में भी वैसे ही टेंशन जनरेट होगी क्योंकि पूरी स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो इसलिए टेंशन दोनों में क्या रहेगी, T। मान लिया वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर है थीटा, वर्टिकल से इसका भी थीटा और इसका, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, मिड पोजीशन पर है। तो आप इस T के कंपोनेंट्स कर सकते हैं, इधर T cos थीटा, इधर T sin थीटा, इधर T cos थीटा, इधर T sin थीटा। लोड हो गया यहाँ पर W के बराबर। तो आप देखो ये sin थीटा और ये sin थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है। तो बचेगा क्या, T cos थीटा एंड T cos थीटा और डाउनवर्ड W। तो इसका मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन 2T cos थीटा इज इक्वल टू W। तो यहां पर हम लोग यही चीज लिख देंगे, इन इक्विलिब्रियम 2T cos थीटा इज इक्वल टू W। तो यहां से हम T निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू हो जाएगा W डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, W डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। नोट कर लेना आपने। अब जैसे ये तो रिजल्ट हम लोगों का आ गया यहाँ पर, अब इसमें हम लोग कुछ चीजें देखें जैसे क्वेश्चंस में दिया जा सकता है आपको, तो उसे आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि एटीट्यूड बस रट लेना है। जैसे कहा गया एज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज मेड शॉर्टर, ठीक है, 3 केस दिए गए। तो पहला केस है एज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज मेड शॉर्टर। अब होगा क्या, जैसे मान लिया यहाँ पर ये हैंग कर गए ऐसे, तो कई बार होता नहीं कि रस्सियां जैसे ऐसे होती धीरे धीरे यूज करते रहते हैं, लटक जाती, तो लटकने के बाद जैसे आप उसको फिर से टाइट करते हैं तो क्या करते हैं, खींच कर वापस उसी में बांध देते हैं या खींच कर उसको फिर से वहां पर लपेट देते हैं उसी में। तो आप जब इस तरह से करते हैं तो एक तरह से आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो थीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, थीटा बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। कि जैसे अगर यहां पर आप सोचो कि ये स्ट्रिंग ऐसे हो गई, यहां पर ये क्लैंप में लटकी हुई थी और यहां पर बंधी हुई थी और ये ऐसे था, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे थी जब लोड नीचे लटकाया गया। अब आपने यहां पर क्या किया कि आपने इसको खींचा, तो जब आप खींचकर इसको लपेटेंगे यहां पर तो ये ऊपर जाएगा ना, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बढ़ेगा ना, ऐसे नीचे था ऊपर गया ऐसे बढ़ गया, तो अगर ये ऊपर जाने पर बढ़ गया तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी ना, ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी अगर ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा ना, कि ऐसे है ऊपर जाएगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा। तो जब ये इंक्रीज करेगा थीटा तो यहां पर क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर यहां पर बढ़ रही है तो कॉस थीटा घटेगा, क्योंकि साइन थीटा में थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, टाइन थीटा बढ़ता है, लेकिन कॉस 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। यानी कि थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर डिक्रीज करेगी, तो थीटा बढ़ गया कॉस थीटा घट गया, कॉस थीटा घटेगा तो टेंशन बढ़ जाएगी। इस चीज को हम सिंपली भी तो कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को खींच कर बांधेंगे तो टेंशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। तो न्यूमेरिकली यहां से वही चीज आ रही है और वही चीज आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ रही है। तो यहां लिखा गया थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस टेंशन इंक्रीजेस, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि थीटा बढ़ रहा है तो टेंशन बढ़ रही, और उस चीज को हम प्रैक्टिकली भी समझ पा रहे हैं। यहाँ तो न्यूमेरिकली हमने समझ लिया, प्रैक्टिकली भी समझ पा रहे हैं कि अगर खींच कर बांधेंगे उसको
तो वहां पर क्या होगा, टेंशन इंक्रीज करेगी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो टेंशन इंक्रीज करेगी, एक पॉइंट हो गया। अब यहां पर देखो, एक ऐसी कंडीशन की जैसे आपसे यहां पर कहा जाए कि ये यहां पर स्ट्रिंग है और इसको हमने यहां पर क्लैंप कर दिया, ठीक। अब अगर हम इसके मिड में यहां पर कोई लोड लटकाते हैं और ये इस तरीके से यहां पर आ जाती, ठीक है, और ये जो यहां पर पार्ट है ये ऐसे बस डॉटेड ऐसे दिखा दिया गया, ठीक है। तो अगर यहां पर इस तरीके से हमने कर दिया तो इस कंडीशन में अगर इसका वेट W के बराबर है और यहां पर जो टेंशन जनरेट हुई है वो T के बराबर है, तो यहां पर जो ये T है ये क्या हमेशा W के बराबर रहेगा, T इज इक्वल टू W, या कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है या इक्वल ही रहेगा। जैसे ये वेट है और ये टेंशन है, तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें T इज इक्वल टू W, T इज ग्रेटर देन W, T इज लेस देन W, तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? लास्ट वाला कुछ लोगों को सेकंड लग रहा है। आप जरा ऐसे सोचो, टेंशन एक्चुअल में रिएक्शनरी फोर्स ही तो होता है। जब आप रोप के ऊपर टेंशन कहां जनरेट होता है, रोप एक तो दिमाग में जनरेट होता है, तो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम रोप की बात कर रहे हैं। तो जो रोप में टेंशन जनरेट होता है वो अपने आप थोड़े जनरेट हो जाता है कि जैसे ऐसे रोप रखी थोड़ी सा उसका मन करता है नहीं थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं। जब आप खींचेंगे मतलब जब आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन जनरेट होगा ना, तो रिएक्शन वहां जनरेट, तो यानी कि टेंशन क्या है, रिएक्शनरी फोर्स है। और आप याद करो पीछे आपको एक्शन रिएक्शन में क्या बताया गया था कि R जो है वो इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है mg से, बताया गया था कि नहीं? तो वहीं से तो रिलेट हो रहा है ये। तो टेंशन एक तरह का रिएक्शनरी फोर्स है और ये है mg। तो आप यहां पर तीनों कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि वो तीनों कंडीशन हमें मिलेंगी कब, क्या होगा कि ये मिलेगा, क्या होगा कि ये होगा, और क्या होगा कि ये कंडीशन आपको मिलेगी T लेस देन W, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि अगर हम T को W के बराबर रखकर चेक करें कि ऐसा कौन सा एंगल होगा, कौन सी सिचुएशन बनेगी जब दोनों बराबर होंगे कि जितना वेट है उतनी ही टेंशन जनरेट हो गई। तो उसी फार्मूले में T की जगह क्या रख दिया गया, W। तो W इज इक्वल टू W अपॉन 2 cos थीटा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये W तो हो गया कैंसिल, cos थीटा इधर लाएंगे हो जाएगा 1/2, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 तो हमने क्या देखा, T की वैल्यू W के बराबर होगी। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 तो T इज इक्वल टू W। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो टेंशन इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब अगर थीटा घटेगा तो टेंशन घटेगी भी, दोनों बातें हो गई ना। तो अगर इस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की हम बात करें तो यहां पर टेंशन W के बराबर है, तो अगर हम थीटा को 60 से ज्यादा कर देंगे तो टेंशन बढ़ेगी, वेट तो नहीं बढ़ जाएगा ना, कि वेट भी बढ़ जाएगा, वेट तो mg है ना, वो तो फिक्स रहेगा, रिएक्शनरी फोर्स चेंज हो सकता है। तो अगर थीटा की वैल्यू आपने 60 से ज्यादा कर दी तो थीटा अगर 60 से ज्यादा हो जाएगा तो T ग्रेटर देन W, टेंशन वेट से ज्यादा हो जाएगी। और अगर थीटा लेस देन 60 है तो फिर टेंशन वेट से कम हो जाएगी, समझ गए ना। तो यहां पर इस तरह से ये सिचुएशन जनरेट हो गई कि टेंशन W के बराबर भी हो सकती है, टेंशन यहां पर कम भी हो सकती है W से, और W से ज्यादा भी हो सकती है। अब जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन बनाना, वो कैसा भी बना दे कि एक स्ट्रिंग है वो ऐसे बंधी हुई एकदम स्ट्रेट, फिर उसके मिडिल पॉइंट पर कोई बर्ड आकर बैठ जाती है तो वो झुक जाती है वहां पर, तो वहां क्या सिचुएशन होगी कि जो टेंशन है वो बर्ड के वेट के बराबर जनरेट हो। तो पता चल गया ना क्या होना चाहिए, 60 अगर होगा वहां पर एंगल तो टेंशन बराबर होगी, अगर ज्यादा हो जाएगा एंगल तो टेंशन ज्यादा हो जाएगी वेट से, कम होगा तो टेंशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट को ध्यान से समझो आप। T इज इक्वल टू W अपॉन 2 cos थीटा। तो आपको यहां पर देखना है कि जैसे मान लिया वेट हो गया फिक्स, जैसे जो इसमें लटकाया आपने वो हो गया फिक्स, तो अगर वो W फिक्स है तो हम यहां पर अगर टेंशन को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये कम हो जाएगा, cos थीटा अगर कम होगा तो टेंशन बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां देखो फॉर T इज इक्वल टू T मैक्सिमम cos थीटा इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल टू 0, और cos की मिनिमम वैल्यू 0। तो अगर यहां पर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से ये समझना है
कि टेंशन जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जाएगी, ठीक। तो वो बढ़ते बढ़ते यहां पर अगर हम बिल्कुल उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। तो इसने ये बताया कि अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू न्यूमेरिकली, अभी हम फिजिकली बात नहीं करें, न्यूमेरिकली अगर इसको आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकली cos थीटा को करना पड़ेगा मिनिमम, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, मतलब एंगल बनेगा 90। इस कंडीशन में अगर आप देखो तो टी मैक्स इक्वल टू W/2 और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू यहां रख दी 0, तो ये जो यहां पर 0 है यहां पर इंटू 0 कर दिया, तो एक तरह से W डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा ना, और 0 का मतलब 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। मतलब टेंशन कितनी जनरेट हो गई, इनफाइनाइट। अब समझो कि ये 90 का मतलब क्या है कि यहां लोड लटका दिया आपने ये, और आपने इसको खींच के ऐसे कर दिया कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड कंडीशन हो गई। जैसे कोई चीज, जैसे अगर हमने यहां पर इस मार्कर को अगर पकड़ रखा है, तो अगर हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है तो ये नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि हमने इसको पकड़ रखा है तो इसके वेट के अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको होल्ड कर रखे हैं। अभी इसको हम छोड़ दें तुरंत नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऐसे रुका हुआ है तो इसके अपोजिट तो कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा। जबकि अगर आप मेन यहां पर देखो, जो मेन डायग्राम था उसमें अपोजिट था कितना, 2 cos थीटा, 2t cos थीटा था ना, 2t cos थीटा। तो लेकिन यहां पर तो कोई इसको होल्ड करने वाला है ही नहीं, तो अगर ऊपर की तरफ कोई होल्ड करने वाला फोर्स नहीं तो ये रुका कैसे है, से रुक ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये t और ये t तो दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल, और इसको रोकने वाला कोई फोर्स है भी नहीं, और ये अपने आप ही हवा में लटका हुआ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये सिचुएशन क्या हो गई, नॉट पॉसिबल। मतलब ये हुआ कि आप चाहे जो भी कर लो, अगर आपने किसी स्ट्रिंग को ऐसे खींच रखा और बीच में अगर आपने लोड लटका दिया, तो आप चाहे जितना उसको खींचो वो एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेट हॉरिजॉन्टल हो सकती है लेकिन एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, क्योंकि एकदम हॉरिजॉन्टल होने के लिए आपको कितना टेंशन जनरेट करना होगा, इनफाइनाइट। और हम लोगों ने पीछे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में क्या पढ़ा था कि हर एक स्ट्रिंग या रोप के लिए फाइनाइट टेंशन होती, मतलब जो टेंशन है वो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट बियर करेगी, कि आप रोप को खींचते चले जाओ वो टूटेगी नहीं, कहीं ना कहीं तो टूटेगी जाकर। तो जितनी मैक्सिमम टेंशन वो बेयर कर सकती है बिना टूटे हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। मतलब वो इनफाइनाइट टेंशन तो बेयर नहीं कर सकती, मतलब ऐसी कंडीशन में आने से पहले ही वो टूट जाएगी वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए क्वेश्चन में कि नहीं हमें हॉरिजॉन्टल करना है, तुम कंडीशन बस बता दो हमें, जैसे अगर किसी ने तुमसे कह दिया नहीं हमें हॉरिजॉन्टल करना, वो हम कैसे करेंगे वो हमारे छोड़ दो, बस तुम कंडीशन बता दो, तो तुम क्या बताओगे, आप यही तो कहोगे कि भाई इसमें इनफाइनाइट टेंशन जनरेट कर दो। तो आंसर आपका क्या होगा कि आपको इनफाइनाइट टेंशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा सकता है कि उसने कहा कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टेंशन जनरेट करनी पड़ेगी। अब वो प्रैक्टिकली हो पाता है नहीं हो पाता है वो अलग मैटर हो जाएगा। ऐसे जरा हम मिनिमम के लिए देखें, T इज इक्वल टू टी मिनिमम, cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। अगर आप चाहते हैं टेंशन मिनिमम हो तो cos थीटा क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो cos थीटा अगर 1 है तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 क्या होता है 1। इसका मतलब आप यहां पर cos थीटा की वैल्यू 1 रख दो, तो W डिवाइडेड बाई 2 यानी कि W/2। यानी कि अगर किसी रोप में आपको मिनिमम टेंशन जनरेट करनी है, जैसे यहां से अगर इसको रोप को हैंग कर दिया गया, तो जो भी वेट आपने लटकाया, तो जो भी ये स्ट्रिंग है वो कैसे होनी चाहिए, पैरेलल। अब वो यहां ऐसे दिखाया गया लेकिन ऐसे होगा तो है नहीं, नॉर्मली तो वो ऐसे बनेगी, ऐसे दिखेगी आपको, चिपक ही जाते हैं एक दूसरे में ऐसे। तो चिपकने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है एंगल क्या हो गए, 0 डिग्री हो गए। तो यहां पर ये दोनों एंगल 0 दिखा दिए गए हैं, W डाउनवर्ड, और ये कंडीशन पैरेलल की, मतलब दोनों स्ट्रिंग आपस में कैसी हो गई, पैरेलल। तो यहां पर T मिनिमम क्या हो जाएगा, W/2, T मिनिमम क्या हो जाएगा, W/2। मतलब इससे कम आप यहां पर टेंशन जनरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना बात। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर कहीं आपको लटकना है, जैसे मान लिया कहीं आपको लटकना पड़ जाए, ठीक है, तो अगर आपको लटकना, मान लिया कहीं गए और फिर भागना पड़ गया, तो कहीं बाउंड्री में लटक गए जाके, तो अगर आप बाउंड्री में लटक गए हैं तो कहीं भी अगर आप लटक रहे हैं तो आप ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे तन के खड़े हो गए, हाँ देखो लटके हुए हम,
ऐसे अगर करोगे तो ज्यादा देर टिकोगे नहीं, समझ गए ना। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपने एंगल को बढ़ा दिया, और एंगल अगर यहां पर 0 होगा तो उस समय आपके आर्म्स में जो टेंशन होगी वो सबसे कम होगी। उल्टा ही बोलो, 0 डिग्री अगर कर दिया तो टेंशन क्या होगी, सबसे कम होगी। तो अगर आपको कहीं ज्यादा देर तक लटकना है तो आप क्या करें, इस तरीके से ऐसे लटकेंगे। इसलिए देखो बंदर वगैरह होते हैं, उनको फिजिक्स पता है, तुमसे ज्यादा पता है, वो ऐसे लटकते हैं, ठीक है। उनको लटकते हुए देखा ना, वो ऐसे नहीं तन के ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, क्योंकि उनको अगर हैंग होना है तो टी मिनिमम जो है वो क्या करना है, W/2। तो सबसे कम टेंशन आपको ऐसे ही फील होगा। आप जैसे पार्क वगैरह में वो लगे नहीं होते हैं इस तरीके से, वो बना होता है, पता नहीं उसका नाम क्या होता है, हमें नहीं पता, ठीक है। लटकने के लिए जो ऐसे एंगल वगैरह बना दिए जाते हैं, तो इसमें कभी लटक कर देखना, ठीक है। आप अगर जितना दूर अपने हाथ रखोगे उतनी ही कम देर तक तुम हैंग कर पाओगे, अपने आप को रोक पाओगे, और जितना क्लोज रहोगे उतनी ज्यादा देर तक आप अपने आप को वहां पर होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि जब क्लोज रहेंगे तो टेंशन आपके आर्म्स में क्या होगी, कम होगी, मिनिमम टेंशन होगी, ठीक है। और जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे टेंशन बढ़ती चली जाएगी यहां पर, ठीक। तो ये केस भी हम लोगों को ध्यान रखना है, और ये वाला भी। और इसमें ध्यान रखना कि ये जो कहा गया है आपसे, इसको ध्यान देना कि टी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टेंशन यहां पर 90 पर है। यहां पर अगर हम यहां देख रहे हैं तो उस कंडीशन में ये स्ट्रिंग की कंडीशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, जो कि पॉसिबल नहीं। तो हमें इस पॉइंट के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे कुछ एंगल्स आपको दे दिए गए, तो उसमें आपको अगर कहा गया किसमें मैक्सिमम टेंशन होगी, तो हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं वैसे वैसे टी यहां पर बढ़ेगा। यानी कि आपको अगर मैक्सिमम टेंशन देखना है तो जिसमें एंगल ज्यादा होगा वही वाला आप टिक कर देंगे कि इसमें टेंशन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए ये अभी हम लोग बाद में केस करते हैं। इस पर हमने 2-3 ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे दिए कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि इस पर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा, तो इसलिए दे दिया है। तो उसे जरा हम लोग एक बार देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। Two persons are holding the rope of negligible weight tightly at its ends so that it is horizontal. A 15 kilogram weight is attached to the rope at the middle point, which is now no longer remains horizontal. मतलब फिर 15 किलोग्राम का वेट उसमें लटका दिया जाता है, जिससे कि स्ट्रिंग फिर हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाती है। द मिनिमम टेंशन, अब यहां ध्यान दो, द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन, कंप्लीटली स्ट्रेटन का मतलब एकदम सीधा कर देना उसको, द रोप इज, कितनी टेंशन की जरूरत पड़ेगी। अब उसने क्या होगा, इनफाइनाइट फोर्स होगा ना। अब उसने यहां मिनिमम कहा है। अब इसी से कुछ लोगों को हो जाता है कंफ्यूजन कि वहां तो हमें बताया गया था कि मैक्सिमम टेंशन, लेकिन आप यहां पर क्या बता रहे हैं, मिनिमम टेंशन। तो आप उस बात को समझो जो वहां पर आपको बताया गया था। वही चीज हम आपसे कह रहे थे कि यहां पर जैसे अगर इसको कंप्लीटली स्ट्रेट करना है तो आपको टेंशन की, कितनी टेंशन की जरूरत है, इनफाइनाइट टेंशन आपको चाहिए। अब वो इनफाइनाइट टेंशन का मतलब इनफाइनाइट चाहिए, उसको चाहे आप मैक्सिमम बोल दो चाहे मिनिमम, क्योंकि इनफाइनाइट में मैक्सिमम क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, और मिनिमम क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो आपको कुल मिला के रिक्वायरमेंट कितनी है, इनफाइनाइट टेंशन ही तुम्हें जनरेट करनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर स्ट्रेट करना है एकदम, तो स्ट्रेट करने का मतलब हमें इनफाइनाइट टेंशन ही वहां पर जनरेट करनी पड़ेगी। बात क्लियर हो गई ना। चलिए तो यहां पर टिक कर लो, और कुछ सॉल्व नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ बॉय ऑफ मास 40 किलोग्राम, boy of mass 40 kilogram is hanging from horizontal branch of a tree. The tension in his arms is minimum when the angle between arms is, क्या होगा, 0 डिग्री। यहां पर उसके आर्म्स के बीच का एंगल जब 0, मतलब वो पैरेलल ऐसे लटकेगा, तो उस समय उसके हाथों में टेंशन क्या होगी, सबसे कम होगी। तो 0 डिग्री को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन अबव प्रॉब्लम, मतलब यही जो प्रॉब्लम यहां पर दी गई है, ठीक है, इसी केस में उसने कहा है in above problem the tension in arms will be maximum when angle between arms is, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहां पर पूछा गया है मैक्सिमम when angle between arms is, एंगल आर्म्स के बीच में क्या होगा। तो ये तो मिनिमम की कंडीशन थी, अब ये 90, 120 और 150 में होगा कंफ्यूजन। तो आप यहां देखो, सबसे पहले उसने कहा है मैक्सिमम यहां पर when angle between arms is, मतलब ये जो एंगल्स दिए गए हैं ये दोनों आर्म्स के बीच का एंगल दिया गया है, ठीक है।
और हमें पता है थीटा जितना ज्यादा होगा टेंशन उतनी ज्यादा होगी। तो आप यहां पर आर्म्स के बीच का एंगल जैसे अब 90 है आपने कह दिया, तो 90 वाला जो यहां पर दिया गया है तो वो इनफाइनाइट वाली कंडीशन आपके दिमाग में आने लगती है। लेकिन आप ये देखो ना, एंगल बिटवीन क्या है, आर्म्स है, मतलब वो पूरा एंगल जो 2 थीटा है, ऐसे समझ लो जैसे मान लो ये लटक गया, यहां पर लटकने के कारण इसके हाथ थोड़ा लंबे हो गए हैं, कुछ ज्यादा लंबे हो गए। तो ये जो यहां पर है, हम लोगों ने जो थीटा लिया था वो इतना लिया था थीटा, और इधर का भी एंगल थीटा लिया था। तो आर्म्स दोनों ये है ना, तो दोनों आर्म्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 2 थीटा होगा ना, एंगल बिटवीन आर्म्स। तो ये थीटा नहीं दिए गए, ये क्या दिए गए, ये 2 थीटा आपको दिया गया। जैसे ये जो पहला ऑप्शन है उसमें ये क्या दिया गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। दूसरे ऑप्शन में उसने दिया है 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू क्या है, सिर्फ 45 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 120, तो यहां पर थीटा कितना दिया गया, 60 डिग्री। और चौथे में आपको दिया गया है 2 थीटा की वैल्यू है 150, तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है ना। तो आप यहां पर खुद चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू 60 पर क्या देखा था, कि टेंशन उसके वेट के बराबर होगी, और थीटा की वैल्यू अगर उससे कम होगी तो टेंशन कम होगी, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेंशन ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा थीटा 75 है ना, इस चौथे वाले केस में होगा, इसलिए इस केस में जो होगा टेंशन वो सबसे ज्यादा टेंशन होगी। मैक्सिमम थीटा इंप्लाइज दैट मैक्सिमम टेंशन, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया आपने। चलिए आ जाते हैं हम लोग वापस, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, आ जाते हैं वापस हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ रोप। किसी रोप के सहारे किसी बॉडी का मोशन जब होता है तो वहां पर क्या सिचुएशन होती है। तो बॉडी यहां पर इसमें कंडीशन सबसे पहली क्या दिखाई गई, बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब जैसे कोई पर्सन है यहां पर और वो इस रोप को पकड़ के लटक गया ऐसे, लेकिन वो रुका हुआ है, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो अगर वो रुका हुआ है तो यहां पर सपोज कर लिया जो टेंशन जनरेट हुई है वो टी के बराबर, और जो डाउनवर्ड इसका वेट है वो क्या हो जाएगा, mg के बराबर। तो अगर ये इस कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो फिर इसमें t और mg बराबर ही तो हो जाएंगे, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर जो ये पहली कंडीशन है, बॉडी इज एट रेस्ट, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू mg। तो जो डायग्राम आपका बना हुआ है उसमें यहां पर साइड में जगह नहीं, लेकिन नीचे छोड़ी गई जगह, इसी के नीचे, तो उसके नीचे आप लिख लेंगे t इज इक्वल टू mg। t इज इक्वल टू mg मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन ऐसे कोई रोप को पकड़ के लटक जाए तो वहां पर t की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। यहां पर देखो mg क्या है, वेट ऑफ बॉडी है, और ये जो रोप है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये tb है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब मैक्सिमम टेंशन जो ये स्ट्रिंग बेयर कर सकती है बिना टूटे हुए, बिना ब्रेक किए हुए, ब्रेक हुए ये जो स्ट्रिंग टेंशन बेयर करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू mg। ठीक, बॉडी इज एट रेस्ट। अब यहां पर सोचो कि ये पर्सन यहां पर इसके सहारे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है यहां पर। तो जैसे अगर यहां पर मान लेते हैं कि ये जो कंडीशन है, तो ये पर्सन यहां पर लटका हुआ है। अब सपोज कर लिया कि यहां पर सिचुएशन ऐसी कुछ होती कि जो इस रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो कम होती mg से। पहले समझ लो फिर आगे देख पढ़ लेंगे उसे। tb लेस देन mg, ध्यान से समझना और सोचना क्या होगा, tb लेस देन mg। तो अगर ऐसा है, मान लिया ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो सिर्फ कितना है, वो मान लेते हैं यहां पर है 400 न्यूटन, ठीक है, और जो ये पर्सन है उसका जो वेट है वो 60 किलोग्राम है, तो mg की वैल्यू कितनी हो गई, 600 न्यूटन। तो 400 न्यूटन इज लेस देन 600 न्यूटन। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ये लटकेगा यहां पर तो उस कंडीशन में t इक्वल टू क्या होगा, mg। क्या ये लटक सकता है इस स्ट्रिंग से,
नहीं, तो जैसे ये हैंग करने की कोशिश करेगा टूट जाएगी तुरंत, क्योंकि इसके बियरिंग पावर कितना है 400 न्यूटन, और यहां पर इसका वेट कितना है 600 न्यूटन, लटक ही नहीं सकता। लेकिन आप सोचो कि ये जैसे टी है और ये डाउनवर्ड वेट हो गया इसका mg, ये मान लिया नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है, और इसका एक्सेलेरेशन कुछ यहां पर है a। तो अब जरा इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन लिखेंगे तो mg एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। दैट मींस जो t है वो हो जाएगा mg माइनस ma, ये हो जाएगा ना, t इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो अब आप यहां पर सोचो कि ये अगर नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, नीचे की तरफ स्लाइड करना अगर स्टार्ट कर देता है, तो जो टेंशन थी वो mg के बराबर थी, लेकिन अगर ये स्लाइड करने लगेगा तो टेंशन mg से कम हो जाएगी ना, mg माइनस ma हो जाएगा, तो टेंशन यहां पर हो जाएगी कम। तो अगर यहां पर ये कंडीशन है कि अगर ये लटकता है तो t इज इक्वल टू mg, लेकिन अगर ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है तो mg माइनस ma, तुरंत टेंशन कम हो जाती है। मतलब आप अगर कोई भी रोप है उसको पकड़कर लटक जाओ एकदम स्टेशनरी, तो उसमें टेंशन आपके वेट के बराबर होगी, लेकिन अगर आप हैं वहां पर चलने लगो, मतलब स्लाइड करने लगो, तो जो रोप में टेंशन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो टेंशन कम हो जाएगी आपके वेट से। तो आप सोचो कि अगर ये 600 न्यूटन का है लेकिन ये नीचे की तरफ स्लाइड करने लगे, तो जब ये स्लाइड करने लगेगा तो टेंशन कम हो जाएगी, और मान लिया इतनी टेंशन कम हो जाए कि वो टेंशन हो जाए 400 न्यूटन के बराबर, तो क्या ये ब्रेक होगा? नहीं होगा ना, और ये सेफली नीचे आ जाएगा उसी के सहारे। तो आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है कि कितने मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से वो नीचे स्लाइड करे या कितने मिनिमम एक्सेलेरेशन से, कितने मैक्सिमम और मिनिमम। देखो जस्ट ऐसे थिंक करो कि मैक्सिमम क्यों तुमसे पूछा जाएगा, मैक्सिमम से अगर आना है तो तुम रोप छोड़ दो, मैक्सिमम से नीचे आ जाओगे, क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रोप छोड़ दो ऐसे आ जाओगे नीचे। तो मैक्सिमम तुमसे क्यों पूछेगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, मिनिमम पूछा जाए, कम से कम उसको कितना एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि आपको यहां पर कुछ और समझना नहीं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही समझना है, क्योंकि हमने आपसे पहले बता दिया था कोई फार्मूला आएगा नहीं, फार्मूला वही दो आपको लिखवाए गए हैं, वही वो भी जबरदस्ती के समझ लो फार्मूले हैं कि आप इनको याद कर लेना, इनको हम यूज कर सकते हैं, बाकी तो कहीं कोई फार्मूला है नहीं, इसमें भी कोई फार्मूला नहीं। आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा अगर ये पॉइंट आप नहीं समझोगे। जैसे उसने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि बताओ मिनिमम टेंशन, आप बैठ के सोच रहे हैं मिनिमम क्यों आएगा, मैक्सिमम क्यों नहीं पूछा, अगर इसमें मैक्सिमम पूछेगा तब क्या करेंगे। तो आपको वो पॉसिबिलिटीज समझनी है कि यहां पर क्या होगा, मतलब अगर स्लाइडिंग डाउन की कंडीशन है तो इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे और क्या दिया जा सकता है। तो अगर स्लाइडिंग डाउन की कंडीशन है तो आपसे पूछा जाएगा मिनिमम टेंशन की बात यहां पर पूछी जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम तो वो कितना भी अपना एक्सेलरेशन रख सकता है और चाहे तो वो रोप ही छोड़ दे अपना आराम से आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर वही कंडीशन देख रहे हैं, बॉडी स्लाइडिंग डाउन। तो स्लाइडिंग डाउन की कंडीशन में अभी हम लोगों ने यहां पर इक्वेशन क्या लिखी, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि जो भी ये पर्सन है वो जब स्लाइड करेगा तो यहां पर टेंशन कम हो जाएगी। तो आप देखो यहां पर जरा क्या लिखा गया, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, तो t इज इक्वल टू mg माइनस ma। क्या लिख दिया गया, एज बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन, अगर बॉडी कुछ एक्सेलरेशन से स्लाइड करती है, टेंशन इन रोप डिक्रीजेस, टेंशन रोप में क्या हो जाती, कम हो जाती, डिक्रीज कर जाती। इफ mg इज ग्रेटर देन tb, अब वही सारी कंडीशन तो मिटाई दिए यहाँ पे। तो अभी हमने क्या बताया था, mg अगर ग्रेटर हो मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर अगर कम है तो क्या होगा, mg अगर ग्रेटर देन tb देन रोप विल नॉट ब्रेक ओनली व्हेन बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अभी हम लोगों ने समझ लिया ना कि अगर वो स्लाइड करना शुरू कर दे, अगर mg की वैल्यू tb से ज्यादा है तो वो स्लाइड करना शुरू कर दे, तभी सिर्फ रोप ब्रेक नहीं करेगी। स्लाइडिंग डाउन विद अ मिनिमम एक्सेलरेशन, विद अ क्या पूछा जाएगा, मिनिमम, यानी कि अगर कोई पर्सन या कोई भी यहां पर बॉडी है वो अगर रोप को पकड़कर उसको लेकर स्लाइड करती है तो उस कंडीशन में आपसे यहां पर कंडीशन आपको दी जाएगी कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम है और वेट ज्यादा है,
और आपसे पूछेगा क्या कि कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से हम स्लाइड करें कि हम सेफली यहां पर उतर सके नीचे, ठीक है। तो वही कहा गया है विद अ मिनिमम एक्सेलरेशन व्हिच इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहां पर जो इक्वेशन है वो हम लिख देते हैं, अब इधर लिख दे रहे हैं, आप वहीं पर उसके नीचे लिख लेना, वहीं नीचे जगह छोड़ी गई है ना। तो आपको यहां पर करना क्या है, जस्ट ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इस इक्वेशन में ही इसी के आगे लिख लेंगे यहां पर। तो इस इक्वेशन में आप t की जगह पर रखो tb, ठीक है, और यहां पर रखेंगे mg माइनस m और a की जगह पर a मिनिमम आप रखेंगे, मैक्सिमम नहीं, ठीक है। a क्या रखेंगे, मिनिमम, mg माइनस m a मिनिमम, और यहां पर हमें a मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी। तो समझ गए ना कि यहां पर मेन पॉइंट क्या रहेगा कि इस केस में आपको दिया जाएगा कि मैन का वेट है ज्यादा और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है कम, और पर्सन चाह रहा है कि हम इसी रोप के सहारे नीचे आ जाएं। तो अगर वो पकड़ के लटक गया तब तो वो तुरंत ब्रेक कर जाएगी। अगर वो स्लाइड करने लगे तो उस कंडीशन में जब वो स्लाइड करेगा तो टेंशन हो जाएगी कम, तो वो इतना अपना एक्सेलरेशन कर ले कि टेंशन घटने लगे। तो घटते घटते टेंशन किसके बराबर आ जाए, टीवी के बराबर। तो हमें ये देखना है कि जब टेंशन टीवी होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर ये मान लिया 4 आ जाए तो हमें पता है कि अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो फिर जो इसमें टेंशन होगी वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर होगी, और उतनी टेंशन तो बेयर ही कर सकती है रोप बिना टूटे हुए, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, बॉडी इज क्लाइंबिंग। ऐसे ही मान लिया बॉडी जो है ये पर्सन उस रोप को पकड़कर चढ़ना चाहता है। अब आप यहां पर सोचो कि जब वो चढ़ेगा तो यहां पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां पर इक्वेशन हो जाएगी t माइनस, हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, वो तो लिखा हुआ तो है ही है उसमें, t माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो t है वो हो जाएगा कितना, mg प्लस ma। मतलब टेंशन बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना, टेंशन यहां पर इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जब पर्सन यहां पर चढ़ना स्टार्ट करेगा किसी भी रोप को पकड़कर तो टेंशन इन स्ट्रिंग इंक्रीज करेगी, या रोप में जो टेंशन है वो बढ़ जाएगी। बात क्लियर। तो अगर टेंशन, भाई जैसे देखो, अगर वो लटक जाता है तो टी बराबर एम जी, लेकिन चढ़ने लगा एक एक्सलेशन से तो टी बराबर एम जी प्लस एम ए हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये पर्सन जब ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा तो टेंशन यहां पर बढ़ेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अब आप ये एक चीज बताओ कि अगर mg की वैल्यू ज्यादा हो टीबी से, मतलब जैसे मान लो mg की वैल्यू है 600 न्यूटन यहां पर, और ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ये मान लिया है 400 न्यूटन, जैसा इसमें था mg इज ग्रेटर देन टीबी, तो वैसे ही मान लिया यहां पर है। अब आप बताओ क्या ये पर्सन इस रोप को पकड़कर चढ़ सकता है ऊपर, उतर तो सकता था ना, उतर तो सकता था, वो तो हमने देख लिया, बस उसको क्या करना है, एक्सेलरेशन लाना है अपने अंदर मिनिमम, और तब वो उतर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या वो चढ़ सकता है, कुछ भी हो जाए वो चढ़ तो बिल्कुल नहीं पाएगा इससे, क्योंकि अगर चढ़ेगा तो टेंशन घटेगी थोड़े, टेंशन तो और ज्यादा बढ़ेगी। तो जब वो लटकेगा तभी वो टूट जाएगा, तो चढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी कि अगर mg की वैल्यू टीबी से ज्यादा है तो ऐसी रोप को पकड़कर वो चढ़ नहीं सकता है। यहां पर देखो क्या लिखा गया है, as the body starts climbing with some acceleration, tension in rope increases, ठीक है। तो यहां पर टेंशन इन रोप इंक्रीजेस, टेंशन रोप में इंक्रीज करेगी। इफ mg इज ग्रेटर देन tb, मतलब ये वाली कंडीशन है, तो देखो क्या लिखा है, देन बॉडी कैन नॉट क्लाइंब बाय यूजिंग सच अ रोप। तो अगर ये कंडीशन है तो इस टाइप की रोप जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम है उसके वेट से ऐसी रोप को पकड़कर वो बिल्कुल भी चढ़ नहीं सकता है। तो वो यहां लिख दिया गया है कैन नॉट क्लाइंब। अब जरा यहां पर देखो कि अगर वो यहां पर चढ़ना चाहता है तो सबसे पहली बात तो ये तय हो गई कि भाई ये तो चलेगा नहीं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए mg कम और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए ज्यादा। अगर ऐसा है तभी हम इस रोप को पकड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर यहां पर वो ऊपर की तरफ चढ़ना चाहेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम पूछा जाएगा या मिनिमम, क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम। अब की सब लोगों ने एक ही जवाब दिया यहां पर मैक्सिमम, वो अंदाजा तुरंत लगा लेते हैं कि उधर मिनिमम था तो मैक्सिमम ही होगा।
इतना जोर दे रहे हैं सर तो बोल ही देते हैं, इस बार एहसान ही कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन आपसे पूछी जाएगी इस केस में कि कितना वो मैक्सिमम रख सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जब ऊपर चढ़ेंगे तो आप एक्सेलरेशन बढ़ाते जाओ बढ़ाते चले जाओ। जैसे मान लिया कोई चोर है ऊपर अपना चढ़ गया, तो उसको चौथे माले पे चढ़ना था चोरी करने के लिए, अब उसने रोप वोप लटकाया और बढ़िया चढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, जब वो विंडो तो खुली थी, बस उसको अंदर जाके माल ताल निकालना था वहां से। तो अब वो जब नजदीक पहुंचने वाला हुआ तो पता लगा उसको मजा आने लगा कि अब तो सब मिल ही जाएगा हमको, और तेज चढ़ने लगा। पता लगा एक्सेलरेशन लिमिट से ज्यादा चला गया, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई टेंशन, धड़ाक से टूट गई स्ट्रिंग, नीचे गिरे और फिर नीचे से सीधा ऊपर बिना पासपोर्ट वीजा के। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा आप कर देंगे एक्सेलरेशन तो क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को जो टीबी है उसको क्रॉस कर जाएगी, और अगर वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गई तो फिर स्ट्रिंग तुरंत टूट जाएगी। यानी कि हमारे ऊपर बाउंडेशन है कि हम ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं तो हम एक्सेलरेशन रख सकते हैं अपना, लेकिन एक्सेलरेशन एक लिमिट तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितनी टेंशन, यहां पर मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन आप रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखो जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर अगर चढ़ते हैं तो टेंशन बढ़ती है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा कि अगर ऊपर चढ़ेंगे तो टेंशन बढ़ेगी। लेकिन जिनको नहीं भी पता होता है उनको प्रैक्टिकली पता होता है। जैसे आपने अगर किसी को चढ़ते हुए देखा होगा कभी कहीं पर भी, तो आप देखो वो जैसे रस्सा लटकाया जाता है, उसके बाद उसको पकड़ पकड़ के खींच के देख लेते हैं, खूब लटक लटक के देख लेते हैं कि भाई टूटना हो तो अभी टूट जाओ, बीच रास्ते मत टूट जाना। तो इसीलिए ऐसे किया जाता है कि पहले ही उस पर खूब टेंशन बढ़ा के देख ली जाती है कि अगर हम चढ़ेंगे तो टेंशन और बढ़ेगी, और बढ़ने से कहीं ऐसा ना हो बाद में ब्रेक कर जाए, तो उसे पहले ही चेक कर लिया जाता है। तो यहां पर क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम इफ टीबी इज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप देन मैक्सिमम अलाउएबल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग क्लाइंबिंग इज गिवन एज। तो मैक्सिमम यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा क्लाइंबिंग के दौरान। तो आपको यही इक्वेशन फिर से लिखनी है, लेकिन इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। तो इसी के आगे आप लिख लेंगे, यहां पर टी की जगह पर लिख देंगे टीबी, और एम जी प्लस एम ए, और ए को ए मैक्सिमम कर देंगे आप, ठीक है, ए को ए मैक्सिमम, और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें भी देखो आपको कोई फार्मूला तो मिला नहीं नया, बस आपको दो कॉन्सेप्ट बताए गए कि अगर हम स्लाइड करना चाहते हैं तो स्लाइडिंग की कंडीशन में क्वेश्चन में आपको ये दिया गया होगा कि mg अगर ग्रेटर देन टीबी है तो आपको वहां पर कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से स्लाइड करना है। तो इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे लिफ्ट वाला केस था, तो लिफ्ट वाले में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर हम डाउन जाते हैं तो g माइनस ए हो जाता है, और अप जाते हैं तो g प्लस ए। तो देखो इक्वेशन तो वैसे ही ना, t इक्वल टू, अगर इसमें से m कॉमन ले लो तो g माइनस ए आ गया, और अगर आप यहां देखो तो इसमें अगर m कॉमन लो तो g प्लस ए आ जाएगा, यहाँ m कॉमन ले g प्लस ए आएगा। मतलब इक्वेशन हम वैसे ही आराम से लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में जब स्लाइडिंग की कंडीशन होगी तो आपको जो दिया जाएगा कंडीशन उसके हिसाब से आपको मिनिमम निकालना है, और जब क्लाइंबिंग की कंडीशन होगी तो आपको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और केस है, बॉडीज आर क्लाइंबिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अ रोप। जैसे एक इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया कि मान लिया यहां पर दो पर्सन है, ये एक यहां पर पुली लगा दी गई, और इस पुली के दोनों साइड में दो पर्सन यहां पर हैं और जिनके मास यहां पर एग्जैक्टली सेम है। देखो मास इसमें सेम इसलिए दे दिया गया कि दोनों को यहां पर ऊपर की तरफ चढ़ के यहां पुली तक पहुंचना है। तो अगर यहां पर दोनों के मास सेम होंगे तभी तो यहां पर हम कुछ कह सकते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, क्या कंडीशन होगी। लेकिन अगर मान लो इसका मास ज्यादा होता तो ये चाहे जितना करता ये ऊपर पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि मास ज्यादा होने के कारण ये नीचे की तरफ जाता, और इसका हल्का मास होता तो ये ऊपर जाता। लेकिन अगर दोनों के मास इक्वल है तो फिर क्या होगा, दोनों एक साथ रुके हुए हैं, और जब कहा गया चढ़ना स्टार्ट करो तो दोनों चढ़ना ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लिया ये जो ऊपर की ए है ये ऊपर की तरफ जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन कितना है A1 के बराबर, और ऐसे ही जो ये दूसरा वाला है इसका एक्सेलरेशन तो यहां पर हो गया A1, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो हो गया A2।
ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अब यहां पर हमें ये पता करना है कि जो दोनों के एक्सेलेरेशन अगर अलग अलग हैं तो मान लेते हैं कि जो ए है, जैसे अब उसमें से जब दोनों से कहा गया दोनों को पहुंचना है, रेस लगाओ, तो अब दोनों ये चढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी पहुंचने के लिए कोई ना कोई इसमें जल्दी चढ़ने की कोशिश करेगा। तो मान लेते हैं ये जो ए वाला है वो जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि हम पहले पहुंच जाएं। तो अगर ये यहां पर जल्दी चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब ये अपना एक्सेलेरेशन रखेगा ज्यादा और A2 हो जाएगा कम। हमने क्या माना कि A जो है अपना ज्यादा एक्सेलेरेशन रखता है और B अपना कम एक्सेलेरेशन रखता है, और ये दोनों ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये होगा कि जो ज्यादा तेजी से चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो ज्यादा तेजी से रोप को भी तो खींचेगा। जैसे आप इमेजिन करो, चढ़े तो होगे नहीं कभी, ठीक है, तो ऐसे आप इमेजिन करो कि जब आप चढ़ते हैं कोई रोप पकड़कर तो उसको आप खींचते हैं ना नीचे की तरफ, ऐसे खींचेंगे और तब आप उसके सहारे ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि आप करेंगे एक्शन और वहां पर होगा रिएक्शन। तो उस रिएक्शन फोर्स के सहारे आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी उसको खींचोगे। तो जल्दी खींचने का मतलब आप तेजी से रोप को खींच रहे हो, ये धीमे खींच रहा है, तो रोप का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। भाई आप जल्दी खींच रहे हो तो रोप आपकी तरफ जाएगी, ये जल्दी खींचता तो रोप इसकी तरफ जाती। तो मान लिया रोप इसकी तरफ जा रही है, और चूंकि इसका एक्सेलेरेशन हमने ज्यादा माना है इसीलिए हमने रोप के लिए ऐसे दिखा दिया कि रोप यहां पर इस तरह से AR एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ जा रही, इसकी तरफ खींच रही है, ठीक है। अब ये इसका एक्सेलेरेशन वो है जो ये अपना एक्सेलेरेशन रख रहा है, मतलब जो ये अपना एफर्ट कर रहा है, लेकिन रोप यहां पर डाउनवर्ड ऐसे जा रही इस साइड में। तो इसका जो एक्चुअल एक्सेलेरेशन होगा, जैसे मान लिया ग्राउंड पर खड़ा हुआ कोई पर्सन है, ठीक है, यही इनकी रेस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो यहां पर पर्सन है ये देख रहा है दोनों को। तो अब ये पर्सन जो देख रहा है तो उसको ये A1 से ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि ये A1 से जा रहा है ऊपर और ये AR से नीचे भी तो आ रही रोप। तो जैसे आप ऐसे सोचो कि आपको रस्सा ऐसे लटका दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको पकड़कर चढ़ो आप ऊपर, तो जब आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो ऊपर जो पर्सन खड़ा हुआ है वो है तो तुमको खींचने के लिए, लेकिन वो कर क्या रहा है, धीरे धीरे रस्सा छोड़ दे रहा है और नीचे चले जाओ तुम गहराई में। तो अगर वो ऐसा करने लगा तो आप तो ऊपर A1 से आएंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, रस्से को AR से नीचे की तरफ भेज रहा है। तो जो नेट एक्सेलेरेशन आपका अपवर्ड हो जाएगा वो क्या होगा, A1 माइनस AR, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं A1 से और वो AR से आपको नीचे भेज दे रहा है, तो आपका नेट अपवर्ड एक्सेलेरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, A1 माइनस AR। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये A2 से ऊपर जाना चाह रहा है, और अगर रोप इधर जा रही AR से तो इधर AR से ऊपर जाएगी ना। तो अगर ये AR से ऊपर रोप जा रही है तो इसका जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो A2 प्लस AR। मतलब जैसे सपोज कर लो वो पर्सन चढ़ रहा था और आप भी उसको खींच रहे थे, तो उसका एक्सेलेरेशन प्लस हो जाएगा ना, दोनों एक्सेलेरेशन जुड़ जाएंगे A2 प्लस AR। तो ये जो पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है इसको क्या दिखेगा, इसको एक्चुअल कंडीशन दिखेगी ना, कि ये A1 माइनस AR से ऊपर जा रहा है, ऊपर ये भी जा रहा है, और ये A2 प्लस AR से ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों अलग अलग एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम जरा देखें यहां पर कि ये वास्तव में इनके एक्सेलेरेशन क्या है, ठीक है, वो हमें देखना है, और कौन पहले पहुंचेगा यहां पर कौन बाद में, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो आप यहां पर देखो इसके नीचे सब कुछ लिख दिया कि आप वहां पर इसमें असाइनमेंट में पढ़ लेंगे। यहां पर चूंकि छोटा लिखा गया, A1 एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू रोप, मतलब उसका अपना जो एफर्ट है, A2 एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी B विद रिस्पेक्ट टू रोप, और AR जो है एक्सेलेरेशन ऑफ रोप है। एक्चुअल एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक्चुअल का मतलब वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलेरेशन है वो A1 माइनस AR, और एक्चुअल एक्सेलेरेशन ऑफ B क्या है, A2 प्लस AR। अब जरा हम लोग लिखते हैं इनके लिए इक्वेशन, तो लिखते हैं पहले A के लिए, फॉर A। इक्वेशन लिखने का हम लोगों का तरीका वही रहेगा, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, तो यहां पर चूंकि स्ट्रिंग तो पूरी एक ही है तो टेंशन तो सेम ही रहेगी, तो हम लिखेंगे T माइनस वेट भी सेम है, क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास और एक्सेलेरेशन कितना है, A1 माइनस AR, A का। और अगर हम यहां पर देखें फॉर B, तो उसके लिए भी यही रहेगा, T माइनस mg इज इक्वल टू, क्योंकि इसका भी अपवर्ड फोर्स T है और डाउनवर्ड वेट क्या है, mg।
लेकिन इसका एक्सलेशन क्या है, a2 प्लस AR। तो यहां पर हम लिखेंगे m a2 प्लस AR। जरा इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो सॉल्व करने पर यहां पर आप देखो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस ये प्लस, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, ये यहां पर क्या हो जाएगा माइनस। तो ऐसे देखो तो यहाँ t भी कैंसिल हो गया और mg भी कैंसिल हो गया और ये आ गया यहां पर 0। दैट इज इक्वल टू, यहां पर हम m को कॉमन लें, तो m को कॉमन लेने पर a1 माइनस AR और माइनस a2 प्लस AR। m दोनों में था तो बाहर निकाल लिया, फिर दिस माइनस दिस। अब आप यहां पर m को तो हटा ही दो, क्योंकि वो 0 के नीचे आएगा तो वो 0 अपान m 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ये हो जाएगा a1 माइनस AR माइनस a2 माइनस AR। ओपन कर लिया, ये 2AR हो जाएगा, AR और AR, 2AR इसको इधर ले आएंगे, तो 2AR इज इक्वल टू A1 माइनस A2, या फिर ये क्या इंप्लाई कर रहा है, AR इज इक्वल टू A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक्सेलरेशन आ गया रोप का। अब आप यहां पर ऑब्जर्व करो कि जो रोप का एक्सेलरेशन है वो A1 माइनस A2 अपान 2 है, यानी कि ये वैल्यू प्लस आएगी या माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस में आएगा माइनस में, प्लस में आएगा ना, क्योंकि आपने क्या माना था, A1 ग्रेटर देन A2। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं वो प्लस में आता है, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो एकदम सही था। इसका मतलब ये रोप इधर की तरफ ही जाएगी, जो ज्यादा तेजी से उसको खींचेगा रोप उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया रोप का AR इक्वल टू A1 माइनस A2। जरा हम ये निकाल कर अब चेक करें कि ये जो A है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और ये जो B है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। मतलब ये A1 माइनस AR और A2 प्लस AR की वैल्यूज हमें निकालना है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा हम यहां पर देखें, A1 माइनस AR, A1 माइनस AR, तो हमने यहां पर रखा A1 और AR क्या है, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो जब आप एलसीएम लेंगे 2A1 माइनस A1 एंड प्लस A2 हो जाएगा, तो 2A1 यहां पर क्या हो जाएगा, 2A1 माइनस A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 बाई 2। और A2 प्लस AR जरा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, A2 प्लस AR का मतलब A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2A2 प्लस A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो तो दोनों का सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने A1 माइनस AR सॉल्व किया तो भी सॉल्व करने पर क्या आया, A1 प्लस A2 बाई 2, और अगर हम A2 प्लस AR सॉल्व कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, A1 प्लस A2 बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये तो तेजी से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उतना एफर्ट नहीं कर रहा था। इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब तो ये है कि इसको फिजिक्स नहीं आती थी और इसको आती थी, यही तो मतलब हुआ। क्योंकि इसको आ रही थी तो कह रहा था बेटा खींचते रहो, पहुंचोगे तो साथ ही में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों के साथ ही रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। तो दोनों के एक्सेलरेशन साथ है, मतलब क्या हुआ कि इसमें से कोई चाहे जितनी एफर्ट कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो पहले नहीं पहुंच सकता ऊपर, पहुंचेंगे दोनों साथ में, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो तो दोनों का बराबर ही है ना। जो इसका है वही इसका भी A1 प्लस A2 बाई 2 और इसका भी A1 प्लस A2 बाई 2। तो जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों में रेट ऑफ चेंज यानी कि दोनों की वेलोसिटी एक ही जैसी बढ़ेगी, तो दोनों की वेलोसिटी भी वैसे ही जाएगी ऊपर और दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा। मतलब चाहे जितना कोई एफर्ट कर ले, पहुंचेंगे दोनों साथ में ही। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है नीचे, एक्चुअल एक्सेलरेशन जो दोनों का है बोथ का वो A1 प्लस A2 बाई 2, एक्चुअल वेलोसिटी भी दोनों की सेम रहेगी V1 प्लस V2 बाई 2, और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम होगा S1 प्लस S2 बाई 2। ठीक है, ये वाला नोट कर लो, पॉइंट नोट कर लिया आपने। तो यहां पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, अलग अलग उसमें वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए,
तो फिर वहां पर आपको दोनों का जो एक्चुअल मिलेगा वो सेम मिलेगा और वो एक तरह से दोनों का एवरेज ही आपको मिलेगा। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे अगर आप यहां पर ऐसे देखें फॉर एग्जाम्पल कि ये पर्सन यहां ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तो ये अपनी जो वेलोसिटी रखता है ये वाला, तो इसकी जो बी की वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमने सपोज कर लिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो ये ए है उसकी जो वेलोसिटी है वो सपोज कर लिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की एक्चुअल वेलोसिटीज क्या होंगी? 5, क्योंकि 6 प्लस 4 क्या होगा? 10 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि भले ये 4 मीटर पर सेकंड से चला और वो 6 से चल रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड पर खड़े हुए किसी पर्सन को दिखेगा तो दोनों का बराबर ही दिखेगा। उसको लगेगा ये भी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और ये भी, और सेम वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे, इसलिए एक ही साथ वहां पर पहुंचेंगे जाकर। एक्सेलरेशन भी सेम, वेलोसिटी भी सेम। डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लिया यहां पर इसके ऊपर मार्क्स लगा दिए जाते जो स्ट्रिंग है कि यहाँ 1 मीटर होगा, यहाँ 2 मीटर होगा, यहाँ 3 मीटर होगा। अब मान लिया इसने नाप के देखा कि हम कितना चले हैं? 4 मीटर, जहां पर थे वहां से हम 4 मीटर ऊपर गए और इसने अपने आप को ऑब्जर्व किया, उसने उसको लगा कि वो 5 नापते हुए गया 1-1 मीटर, तो उसको लगा हम 5 मीटर चढ़ाएं या 6 मीटर चढ़ाएं। लेकिन अगर देखा जाएगा, ग्राउंड से नापा जाएगा, तो ये भी जहां था वहां से सिर्फ 5 ही मीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि 6 प्लस 4 क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 2। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट्स होंगे वो भी दोनों के सेम ही रहेंगे, साथ ही में दोनों पुली तक पहुंचेंगे जाकर, ठीक है। तो ये भी एक केस था यहाँ पर कि बॉडी अगर दोनों तरफ से क्लाइंब कर रही है तो उसमें इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डेरिवेशन बता दिया, लेकिन आप बस ये वाला पॉइंट याद रखो जो आपको लास्ट में ये बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस के केसेस हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पूछे जा चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। देखते हैं, अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच। देखो यहाँ पर केस कौन सा दिया गया है? डिसेंडिंग का। ऑफ अ ट्री विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन if the braking strength is 75% of the weight of the monkey। देखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम है ना, सिर्फ कितना है? 75%। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है टीबी, दैट इज 75% ऑफ mg, जो मंकी का वेट है। यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं 75 इंटू mg डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज है ना तो 100 कर देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3/4, यानी कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है 3/4 mg। आप देखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम है और वेट क्या है? mg, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 3/4, यानी कि 0.75 हो जाएगा ना, तो उतना mg। उसने क्या पूछा? देखो मिनिमम एक्सेलरेशन, हम लोगों ने अभी समझा था कि जब डिसेंडिंग की कंडीशन होगी तो उसमें वेट जो है बॉडी का वो ज्यादा होगा और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम होगी। देखो वही सब कुछ दिया गया, और उसमें आपसे जब डिसेंडिंग की कंडीशन होगी तो क्या पूछा जाएगा? मिनिमम। तो देखो उसने मिनिमम ही पूछा भी। मिनिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच द मंकी कैन स्लाइड विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच। बताएं जल्दी से क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन। सॉल्व करो जल्दी से सभी लोग। आ गया ना सभी का? क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन यहां पर आ जाएगा जी भाई। जस्ट इक्वेशन आपको रखनी है, डाउन की कंडीशन आप लिफ्ट वाले से याद रखो कि जो आप लिखोगे टी, तो वो टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? mg माइनस ए, मतलब mg माइनस आप ma लिखोगे। बस आप टी की जगह टी भी लिख दो और ए की जगह पर क्या लिख दो? ए मिनिमम। अब यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है? 3/4 mg इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। यहां से आप देख सकते हैं m तो कॉमन होकर हो जाएगा कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं a मिनिमम, इधर ले आओ, तो a मिनिमम इज इक्वल टू g माइनस 3g/4, g/4। सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी दिया सकते हैं इसी टाइप से, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड सो ऑन। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है, AIMM काफी पहले पूछा गया था लेकिन दे दिया गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें बाकी जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसमें कुछ बचा तो है नहीं ट्रिक कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जस्ट आपको बस जो दिया गया कंडीशन उसके हिसाब से आपको देखना है कि मिनिमम निकालना है या मिनिमम फॉर्मूला लिखें, सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लिया ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32।
सिचुएशन इज सोन इन फिगर, मैक्सिमम टेंशन दैट रोप कैन बियर इज 360 न्यूटन, यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको दे दी गई है 360। विद व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम सेफ एक्सेलेरेशन कैन अ पर्सन ऑफ 60 किलोग्राम मूव्स डाउन द रोप। मतलब उसने आपसे कहा है कि ये जो पर्सन है वो कितने मिनिमम एक्सेलेरेशन से, ए मिनिमम क्या होगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर। तो उसने टेंशन कहा है कि वो जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है टीबी वो कितनी है 360, और अगेन स्लाइड डाउन की कंडीशन है, तो आपको यहां पर जो है ए मिनिमम निकालना, और एम आपको कितना दिया गया 60 किलोग्राम। आप खुद चेक कर लो, अगर इसको जी से मल्टीप्लाई करो 10 से तो ये 600 हो जाएगा ना, और ये कितना है सिर्फ 360 है, यानी कि वो हैंग नहीं कर सकता लेकिन स्लाइड कर सकता है उसको लेकर। तो इसीलिए उसने आपसे पूछा है कितने मिनिमम सेफ एक्सेलेरेशन से वो स्लाइड कर सकता है। तो आपको यहाँ पर कुछ और करने की तो जरूरत है नहीं, जैसे यहाँ पर टेंशन ऐसे रहेगी ना, टी पूरे में ऐसे जनरेट हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इक्वेशन तो हमें याद ही वही लिफ्ट वाले केस से अप के लिए या डाउन के लिए हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ डाउन की कंडीशन है, तो आप क्या लिखेंगे, टी बी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए मिनिमम। इसीलिए मैंने वैसे ही लिख पाया, हमने ए मिनिमम का फार्मूला नहीं निकाल के रखा, क्योंकि ऐसे लिखना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। टीबी की जगह पर रखेंगे 360, mg हो जाएगा 600 माइनस 60 एंड ए मिनिमम। तो 60 इंटू ए मिनिमम 600 माइनस 360 दैट इज 240। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट ट्राई करेंगे 33 नंबर। ये हो गया ना सभी का? थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोगों का फर्स्ट आ रहा है, कुछ लोगों का थर्ड आ रहा है। सिचुएशन इज सोन इन फिगर, अ मैन वेइंग 60 किलोग्राम, यहाँ पर जो मैन है उसका मास आपको दिया गया है 60, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नेक्स्ट पेज पे m इज इक्वल टू 60 किलोग्राम। वांट्स टू क्लाइंब अप, अब ये क्लाइंबिंग की कंडीशन आ गई, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाने की, ऊपर चढ़ने की कंडीशन आ गई। द क्लैंप कैन कम आउट ऑफ द ग्राउंड इफ एन अपवर्ड फोर्स ग्रेटर देन 360 न्यूटन। मतलब उसने कहा जो ये क्लैंप लगा हुआ है जिसमें इस रोप को बांधा गया है, तो ये बाहर आ सकता है अगर 360 न्यूटन इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स मतलब 360 न्यूटन से ज्यादा, ग्रेटर देन 360, अगर इसके ऊपर 360 से ज्यादा फोर्स लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा, और अगर ये बाहर निकल जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, अप्लाइड टू इट फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच मैन कैन क्लाइंब अप सेफली। तो हमें पता है कि जब वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो यहां पर जैसे ये यहां से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करेगा तो टेंशन स्ट्रिंग में बढ़ेगी, ये बात क्लियर है ना? तो टेंशन स्ट्रिंग में इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी, तो यहां पर मान लिया टेंशन है टी के बराबर, तो वही टी सब कहीं डेवलप हो जाएगा, सेम टी सब कहीं होगा, और यहां पर भी वही सेम टी आपको यहां पर मिलेगा। ठीक, अब अगर ये यहां पर चढ़ेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ेगा यहां पर ए एक्सेलेरेशन से, तो फिर क्या होगा, टेंशन, अगर एक्सेलेरेशन बढ़ाएगा तो टेंशन भी बढ़ेगी। अब उसने यहां पर कहा क्या है कि इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स अगर 360 न्यूटन से ज्यादा लगा तो ये बाहर निकल जाएगी। तो हम जरा देखें इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स कहां से आ रहा है, तो इसी टी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना, एक कंपोनेंट इधर वो होगा टी cos 30, तो इसकी वजह से तो ये बाहर आएगा नहीं क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ होगा कंपोनेंट टी sin 30, इसकी वजह से बाहर आ सकता है। तो उसने कहा कि बाहर आएगा तो, लेकिन तब आएगा जब इस पर 360 से ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब हम कितना लगा सकते हैं ऊपर, मैक्सिमम 360, यानी कि आपको जो दिया गया है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम
प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, जो t sin 30 की वैल्यू है वो कितना हो सकता है 360। ठीक है, t sin 30 की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर 360 के बराबर, और ये t sin 30 की कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा ये t sin 30 नहीं होना चाहिए। और t sin 30 कैसे बढ़ेगा, 30 तो बढ़ेगा नहीं, वो तो वही रहेगा। यहाँ पर जस्ट ये जितना तेज एक्सलेशन रखेगा उतना ही ज्यादा टेंशन होगी, और जैसे से t बढ़ेगा तो t sin 30 भी बढ़ेगा। तो हम t sin 30 को इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जरा यहाँ से हम लोग सॉल्व करें, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये एक तरह से t/2 की वैल्यू हो गई 360, तो यहाँ से t कितना आ गया 720 न्यूटन। और ये जो t आया है यहाँ पर, इसी को हम t भी मान सकते हैं ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मान सकते हैं ना, कि मतलब इससे ज्यादा हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं। मतलब एक तरह से हम इसको कह सकते हैं दिस इज t मैक्सिमम। यहाँ ब्रेकिंग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ब्रेकिंग मतलब लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन ब्रेकिंग का मतलब कि ये रोप कहीं से टूटे, लेकिन रोप नहीं टूट रही बल्कि ये क्लैंप निकल जा रहा, तो है तो ब्रेकिंग ही ना, उसको भी हम ब्रेकिंग ही बोल सकते हैं। तो ये टी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब अगर हम इस पर्सन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम यही तो लिखेंगे T इज इक्वल टू mg प्लस ma, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो अगर यहाँ पर ये डाउनवर्ड वेट mg है तो T माइनस mg ma होगा, तो T इज इक्वल टू mg प्लस है। तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही लिख लेंगे ना भाई, लिफ्ट वाली कंडीशन से ऊपर जा रहा है तो mg प्लस है। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखो तो m फिक्स है, g फिक्स है, तो अगर आप a की जगह a मैक्सिमम रखोगे, मतलब इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे बाय दिस, अगर हम t की जगह पर t मैक्सिमम रखेंगे तो a की जगह पर a मैक्सिमम रखना पड़ेगा, कि मतलब a की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो उस समय t की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। बस यही मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल लेनी है, और t की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 720। तो यहां पर हम लिखेंगे 720, मास हो गया कितना 60 इंटू 10 और प्लस 60 इंटू a मैक्सिमम, तो 60 इंटू a मैक्सिमम 60 इंटू ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी 720 माइनस 600, दैट इज 120। तो जो ए मैक्सिमम हो जाएगा वो हो जाएगा 120 अपॉन 60, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से जब हम लोग वैल्यूज रखकर सॉल्व करेंगे तो 720 माइनस 600 क्या हो जाएगा 120, और ए मैक्स हो जाएगा 120 अपॉन 60, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ये जो आंसर दो बताए गए थे, तो जिसमें पहला जिन लोगों का आया था वो आंसर सही था। नोट कर लेंगे इसे। तो ये वैसे तो जैसे क्वेश्चंस आपके यहाँ जो पूछे गए वो सिंपल वाले पूछे, जब प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको वही मिलेगा, जैसे वो मंकी वाला भी पहले केस बताया गया था, तो वैसा ही उसी टाइप से केस मिलेगा। आप चाहे अप वाली कंडीशन देखो चाहे डाउन वाली कंडीशन देखो, ऐसे ही यहाँ पर ये जो AIEEE में पूछा गया था तो पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा है तो वैसे ही, बस थोड़ा सा एक चेंज किया गया कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना था कि क्या यहाँ पर दिया क्या गया है, हमसे वो जानना क्या चाह रहा है। तो वो सारी चीजें केस वही है, बस उस चीज को डायरेक्ट ब्रेकिंग ना करके उसने ऐसे क्लैंप वाली कंडीशन इन्वॉल्व करके दे दी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था तो ये भी एक डाल दिया गया, बाकी वैसे ही होंगे तो पूरा केस ही बता दिया गया। जस्ट ऊपर की कंडीशन है नीचे की कंडीशन, टीवी रखो, ए मैक्सिमम ए मिनिमम क्या निकालना है, स्लाइडिंग डाउन तो हमें मिनिमम निकालना है, और क्लाइंबिंग अप तो उसमें हमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का जो केस है उसमें हमें ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं, बस एक बार ऐसे समझ लेना है, बाकी इसमें भी कुछ नई चीज नहीं है, टेंशन ही हमें निकालनी रहती है। तो वो टेंशन यहाँ पर क्यों हमें निकालना रहता, होता क्या है वो जरा देख लें। तो जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस आपको दिखाया गया, ये देखा भी होगा आपने, जो वो हाथ में जैसे वो जो गैस सिलेंडर वगैरह लेकर आते हैं उनके पास भी होता है। तो इस टाइप का जो ये स्प्रिंग बैलेंस होता है ये तमाम अलग अलग रेंज के भी होते हैं। जैसे अगर आपको छोटी वैल्यू मेजर करनी, बड़ी वैल्यू मेजर करनी है तो उसके हिसाब से ये लिए जाते हैं, मतलब इनमें रेंज भी होती है, हर एक चीज से हर एक चीज मेजर नहीं कर सकते हैं। जो भी मेजरमेंट होता है तो उसमें सेंसिटिविटी का भी एक पॉइंट आता है जो हम लोग आगे समझेंगे। तो जैसे मान लिया वो गैस सिलेंडर के लिए लाता है जो वहां पर,
उससे आप सोचो कि हम आधा किलो का वेट मेजर कर लें, तो आधा किलो का वेट मेजर करना उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, हो सकता हो ही ना, क्योंकि जो स्प्रिंग होगी वो हार्ड होगी, तो वो आधा किलो से खींचेगी नहीं, क्योंकि वो हायर रेंज के लिए बनाया गया। और अगर लोअर रेंज वाला होगा तो उसमें सिलेंडर लटकाओगे तो जान ही रहे हो, खुद ही लटक जाएगा बेचारा। तो आप यहाँ पर जो भी चीजें हैं उनको उस रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से उनको यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ पर जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है कि ये स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है। स्प्रिंग बैलेंस को हम लोग यहाँ पर मासलेस अज्यूम करेंगे। जैसे प्रैक्टिस होता है, एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो मास होगा ही, लेकिन जिस चीज को मेजर करने के लिए उसको बनाया गया, अगर आप उससे तुलना करो तो उसका मास बहुत ही कम होगा। जैसे आपने देखा होगा कि वो घरों में यूज किया जाता है, जैसे मान लिया 4-5 किलो तक की चीजों को मेजर करना है आपको, तो बहुत छोटा सा आता है, मतलब इतना बड़ा, जैसे ये है इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, तो इतना बड़ा वहां पर रहता है स्प्रिंग बैलेंस, और उससे आप 5 किलो तक की चीजों को, 10 किलो तक की चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो आप सोचो 10 केजी और इसका कितना वेट होगा, तो काफी लाइट रहता है उसकी तुलना में। तो इसलिए हम स्प्रिंग बैलेंस का जो एक्चुअल उसका जो मास है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। इसीलिए हम स्प्रिंग बैलेंस को हमेशा क्या मानेंगे, मासलेस, ठीक। तो स्प्रिंग बैलेंस को माना जाएगा मासलेस, मतलब इसका कोई मास अज्यूम नहीं किया जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे एक तो ये ऊपर की तरफ हैंडल टाइप से लगा है या कुछ भी है जो पकड़ने के लिए है, तो उसको आप पकड़ सकते हैं, तो वो एक तरह से ऐसे सपोज कर लिया, रिजिड कोई क्लैंप है उसमें हैंग कर दिया गया, ठीक। अब इसका जो इनर पार्ट है उससे ये स्प्रिंग कनेक्ट कर दी गई, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर वो इनर वाले पार्ट से कनेक्ट कर दी गई। इस स्प्रिंग में एक पॉइंटर लगा दिया गया, ये जो यहाँ पर है ये पॉइंटर हो गया, और ये इस स्प्रिंग बैलेंस में, स्प्रिंग में कनेक्ट कर दिया गया। फिर इसके नीचे यहाँ पर एक और ऐसे रॉड टाइप से या वायर कुछ भी कनेक्ट कर देते हैं ऐसे पूरा, और ये वायर ही यहाँ पर बाहर निकलेगा आकर, या ये एक रॉड जैसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर है जो ऐसे यहाँ पर लगा दिया गया बाहर, और इसमें एक हुक लगा दिया गया ऐसे, जिसमें आपको वेट लटकाना है। तो अब आप सोचो कि ये जो है ये स्प्रिंग, ये तो अंदर बॉडी से कनेक्ट है, लेकिन ये जो है ये बॉडी से नहीं कनेक्ट है, ये यहाँ पर ऐसे ये होल रहेगा ऐसे, तो ये इसमें से निकल कर आएगा, ये जो रॉड होगी वो इसके अंदर से निकल कर आएगी। मतलब जब इसमें वेट लटकाओगे तो पूरी रॉड खींचेगी, और अगर ये रॉड खींचेगी तो ये स्प्रिंग को भी खींचेगी, खींचेगी ना, और स्प्रिंग को खींचेगी तो जो इसका पॉइंटर है ये ऊपर या नीचे जैसा वेट लटकाएंगे उसके हिसाब से अप एंड डाउन जाएगा। तो जब इसको बनाया गया होगा तब इसमें मार्किंग की गई होगी, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि कैलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो मार्किंग की गई होगी। तो मार्किंग करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मास तो है ही भाई, जैसे हमें पता है कि हाँ 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड मास होता है, तो जैसे मार्किंग किया गया, तो एक बार जैसे सांचे में सेट कर दिया गया वो तो अलग चीज है, लेकिन हम आपको ऐसे फिजिकली बता रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे स्टार्टिंग में किया गया होगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम पहले लटकाया गया, और 1 किलोग्राम लटकाने का मतलब है कि डाउनवर्ड क्या होगा, डाउनवर्ड यहाँ पर 10 न्यूटन होगा। 1 केजी है लेकिन 1 केजी का मतलब 10 न्यूटन। तो अगर यहां पर मान लिया 0 था और यहां पर ये खिंचाया, मतलब ये जो पॉइंटर था वो इस लोकेशन पर आ गया, जब हमने यहां पर कितना लटकाया, 1 किलोग्राम यानी कि 10 न्यूटन। तो अब हम पर ये डिपेंड करता है कि हम इसके सामने चाहे तो हम 10 न्यूटन लिख दें और चाहे तो हम 1 किलोग्राम लिख दें, क्योंकि जब हमने 1 किलोग्राम लटकाया है तभी तो ये पॉइंटर यहां रुका। तो 1 किलोग्राम का वेट है 10 न्यूटन, तो हमारी मर्जी हम 10 न्यूटन लिख दें चाहे 1 किलोग्राम, लेकिन हमें पता है जब भी हम यहाँ 10 न्यूटन हैंग करेंगे या हम कहते हैं 1 किलोग्राम हैंग करेंगे तो पॉइंटर यहीं रुकेगा आकर, यानी कि जब भी पॉइंटर यहाँ रुकेगा हम समझ जाएंगे नीचे जो बॉडी लटकाई गई है उसका वेट कितना होगा, 10 न्यूटन, या मास कितना होगा, 1 किलोग्राम। तो नॉर्मली आमतौर पे हम लोग चीजों को किलोग्राम में ही लेते हैं, जैसे मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हैं तो किलोग्राम में ही चीजों को बोलते हैं और लेते हैं। तो ऐसे घरों में भी चीजें या कोई भी चीज मेजर करनी है तो उसको आप किलोग्राम में मेजर करते हैं नॉर्मली, तो हमें किलोग्राम में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ पर 10 न्यूटन लिखने की बजाय क्या लिख देंगे, 1 किलोग्राम। लेकिन मान लिया कहीं हमको वेट की रिक्वायरमेंट है तो हम न्यूटन में भी उसको लिख सकते हैं 10 न्यूटन, वो तो डिपेंड करता है। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको लिख दिया गया कि स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड इन किलोग्राम, तो आप आंसर किलोग्राम में देंगे। स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड इन न्यूटन, तो आंसर आप न्यूटन में देंगे। स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड इन किलोग्राम फोर्स, तो आप किलोग्राम फोर्स का मतलब किलोग्राम में ही देंगे। किलोग्राम वेट का मतलब हमने आपको बताया था ना,
किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, तो उसका मतलब होता है कि 1 किलोग्राम की वजह से जो वेट जनरेट होगा, तो 1 किलोग्राम का वेट क्या होगा, mg तो होगा, तो हम उसको किलोग्राम वेट भी लिख सकते हैं, ये एक बार हमने आपको बता रखा है। तो चाहे किलोग्राम कहें, चाहे हम किलोग्राम फोर्स कह दें, किलोग्राम वेट कह दें, तो वो कैलकुलेशन मतलब उसमें हमें मास रखना है, और जब न्यूटन कहा जाएगा तो फिर हमें न्यूटन में रखना है उसे। इतनी बात हो गई। तो अब यहां पर रख दिया, ऐसे ही फिर हमने 2 किलोग्राम हैंग किया, तो मान लिया पॉइंटर यहां रुका, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया 20 न्यूटन, और या फिर हमने क्या लिख दिया 2 किलोग्राम, 20 न्यूटन या 2 किलोग्राम। तो अब डिपेंड करता है कि हमें किस में चाहिए, वैसे आप लिख दो। तो ऐसे करके हम मार्किंग कर लेते हैं, इसके ऊपर मार्क्स बना दिए जाते हैं। फिर जैसे 0 से यहां तक 1 किलोग्राम है, तो बीच में अगर 10 पार्ट कर दिए गए, तो एक पार्ट 0.1 किलोग्राम यानी कि 100 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर जो भी चीज हैंग करेंगे उसका मेजरमेंट यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैसे हम इससे मेजर करते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है। हम देखो यहाँ पर जब हम W लटकाएंगे, तो यहाँ पर एक टेंशन जनरेट होगी ना, T, यहाँ पर टेंशन जनरेट होगी, और इसी की वजह से ये खींचेगा। अब जब ये टेंशन जनरेट होगी, तो ये टेंशन इस पूरी रॉड में तो सेम ही रहेगी, इस पूरी स्प्रिंग में भी वही टेंशन रहेगी सेम, क्योंकि जो टेंशन यहां जनरेट हो रही वो इसके अंदर, और हमने इसको पहले कह दिया था कि क्या है ये, मासलेस। तो अगर मास कंसीडर कर लेते हैं किसी चीज का तो टेंशन बदल जाती है, लेकिन अगर मासलेस है तो टेंशन नहीं बदलेगी। जैसे हमने आपसे बताया था कि मान लिया यहां पर एक मास है, और यहां पर एक मास है, और फिर यहां पर एक मास है, तो अगर हम इन दोनों में टेंशन देखेंगे तो अलग अलग मिलेगी। जैसे मान लो इसको हमने खींचना स्टार्ट किया, तो इसमें टेंशन अलग, इसमें टेंशन अलग। लेकिन अगर आप इसको अज्यूम कर लो कि इसका कोई मास ही नहीं है, तो जब इसका कोई मास नहीं, तो ये कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा फोर्स, जितना फोर्स इधर होगा वो पूरा का पूरा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो टेंशन दोनों में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट मासलेस है, तो फिर उसमें टेंशन में, स्ट्रिंग में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे इस स्ट्रिंग में या स्प्रिंग में सब कहीं टेंशन क्या रहेगी, सेम, और जो टेंशन है वही तो वेट के बराबर होगा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जो टेंशन जनरेट होगी उसी की वजह से तो ये खींचेगा। तो अगर ये खींच रहा है तो ये टेंशन की वजह से, जितनी टेंशन जनरेट करोगे उतना ये खींच जाएगा, और उसी के हिसाब से हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो कुल मिला के आपको निकालना क्या है, टेंशन ही तो निकालनी है कि इस स्प्रिंग बैलेंस में कितनी टेंशन जनरेट हुई, और वही टेंशन हमारी रीडिंग बन जाएगी। तो रीडिंग के लिए कुछ और नहीं करना, आपको क्या निकालना है, टेंशन, क्योंकि वही टेंशन यहां जनरेट होगी, उसी की वजह से यहां पर पॉइंटर नीचे की तरफ जाएगा। यहां देखो, यहां पर भी टी दिखा दिया गया, वैसे इसमें और इसमें अलग टेंशन होनी चाहिए थी ना, क्योंकि बीच में एक बॉडी है, लेकिन दोनों में टेंशन सेम दिखाया गया, क्योंकि इसका हम कोई मास इमेजिन नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा गया, स्प्रिंग बैलेंस इज अज्यूम्ड टू बी मासलेस, our target is to find out tension T which will be the reading of spring balance। मतलब कभी भी स्प्रिंग बैलेंस में आपसे कहा जाए बताओ रीडिंग, तो आप क्या करोगे, सीधे टेंशन निकालो, वही रीडिंग हो जाएगी। अब उसको लिखना कैसे है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया गया। जैसे आप उसको टी न्यूटन भी लिख सकते हैं, टी बाई जी किलोग्राम वेट भी लिख सकते हैं, और टी बाई जी किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो आप टी बाई जी करेंगे, जैसे डब्ल्यू क्या होता है, एम जी होता है ना, ऐसे। तो आप यहां पर जब g से डिवाइड करते हैं तो m ही तो बचता है, तो वैसे ही अगर आप t को g से डिवाइड करोगे तो मास ही तो बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर g से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम किलोग्राम या किलोग्राम वेट बोलेंगे, और अगर t लिखेंगे तो वो न्यूटन में होगा। तो अगर उसने कहा कैलिब्रेटेड इन न्यूटन, तो आंसर न्यूटन में देना, कैलिब्रेटेड इन किलोग्राम या किलोग्राम वेट, तो आंसर किलोग्राम में देना है। और अगर कुछ नहीं मेंशन है, जस्ट उसने कह दिया व्हाट इज रीडिंग, तो एक बार ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन या तो न्यूटन में दिए गए होंगे या किलोग्राम में दिए होंगे, जैसे ऑप्शन दिए गए वैसे आप आंसर टिक कर दो वहां पर, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो इसके आगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम लोगों को करना है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे। स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड इन न्यूटन, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि स्प्रिंग बैलेंस को कैलिब्रेट किया गया है न्यूटन में, यानी कि आपको आंसर्स बताने हैं न्यूटन में। What does it record in each case g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले में क्या है आंसर, 100 न्यूटन आएगा, 10 नहीं, 10 तो किलोग्राम में आएगा ना। अगर उसने यहाँ पर ये जो है न्यूटन की बजाय लिख दिया होता किलोग्राम,
तो इसका मतलब 10 किलोग्राम आपको आंसर देना था, लेकिन उसने लिख दिया न्यूटन, तो आपको न्यूटन में आंसर देना है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको निकालना तो टेंशन ही है, मतलब इसमें जो टी जनरेट होगा तो वो टी वही जनरेट होगा जो यहां पर जनरेट होगा इस स्ट्रिंग में। तो जो भी टी इसके अंदर जनरेट हो रहा है यहां पर, तो वो टी किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। यहां पर लिख देते हैं इसे 10g। 10g का मतलब 100 न्यूटन। तो ये आ जाएगा यहां पर 100 न्यूटन। रीडिंग जो हो जाएगी, रीडिंग इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सेकंड में क्या आएगा, 50 आ जाएगा। जैसे दो स्प्रिंग बैलेंस हैं, तो दोनों स्प्रिंग बैलेंस जब मासलेस हैं तो दोनों तरह की दोनों स्ट्रिंग्स को आप एक ही जैसा इमेजिन करेंगे, दोनों स्प्रिंग बैलेंस को एक जैसा इमेजिन करेंगे। तो यहां पर टी जनरेट हुआ और यहां पर टी जनरेट हुआ, तो इसमें जो टेंशन जनरेट होगा वो टी और इसमें टी, यानी कि इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग दोनों की क्या हो जाएगी, टी के बराबर। बस यही टी आपको निकालना है। तो डाउनवर्ड वेट इसमें क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। 10 किलोग्राम है ना, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो आप लिखेंगे 2t इज इक्वल टू 100। इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 50 न्यूटन। मतलब रीडिंग जो हो जाएगी फॉर ईच, दोनों के लिए जो रीडिंग हो जाएगी वो कितनी, 50 न्यूटन के बराबर। ये वाला जो तीसरा है, ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया। जैसे इसमें क्या है, स्प्रिंग बैलेंस पैरेलल में थे, उसमें स्प्रिंग बैलेंस कैसे हो गए, सीरीज में। इसमें पैरेलल में दिख रहा है, उसमें एक के बाद एक सीरीज में। तो इस केस में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी, 100 ही आएगी। इसमें देखो 50 हो गया, लेकिन इसमें 100 ही रहेगा। रीजन क्या है कि जैसे डाउनवर्ड आप लिखेंगे तो यहाँ तो वेट 100 न्यूटन हो जाएगा, तो जो टेंशन यहाँ जनरेट होगी वही टेंशन इसके अंदर होगी, वही टेंशन इसके अंदर, क्योंकि इनके कोई मास तो इमेजिन नहीं करेंगे। तो जब पूरा मासलेस है तो पूरी एक स्ट्रिंग जैसा आप इमेजिन कर लो, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर जो रीडिंग हो जाएगी, यानी कि टी की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। तो जो रीडिंग हो जाएगी 100 न्यूटन फॉर ईच, दोनों के लिए 100 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। फोर्थ में क्या आया, 200। 200 टेंशन ही कैलकुलेट करना है, नोट कर लेना है यहां तक। इसमें यहां पर डाउनवर्ड क्या होगा, 100 न्यूटन, और इसमें भी डाउनवर्ड क्या होगा, 100 न्यूटन। ठीक है। अब यहां पर जो टेंशन होगी वो टी के बराबर, और यहां भी टेंशन होगी टी के बराबर, लेकिन हमें निकालना है यहां। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी टी आए उसको उठाकर लिख दिया रीडिंग। आपको उस ब्रांच में टी निकालना है जिस ब्रांच में स्प्रिंग बैलेंस को लगाया गया। तो स्प्रिंग बैलेंस तो इस ब्रांच में है ना, तो इस ब्रांच में टेंशन क्या होगी वो हमें देखना है। तो यहां पर टी है तो डाउनवर्ड भी ऐसे ही टी रहेगा, यहां पर भी टी। तो ये तो अलग हो गया ना, ये सिस्टम एक जैसा है, एक मतलब स्ट्रिंग, और ये कोई दूसरी स्ट्रिंग आ गई। तो अगर हम यहां पर टेंशन देखें तो इस पूरी स्ट्रिंग में एक जैसी टेंशन रहेगी। तो यहां पर टेंशन क्या हो जाएगी, टी डैश। आप याद करो पुली वाले केस में, क्लैंप में आपको हमने यहां पर बताया था टी डैश इज इक्वल टू क्या था, 2 टाइम्स टी था। तो 2t यहां पर हो जाएगा, दैट मींस टी डैश की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2t, और टी डैश ही इसमें रीडिंग होगी। यानी कि इसके अंदर जो आप रीडिंग देखेंगे वो क्या होगी, टी डैश। जो इस वाली ब्रांच में टेंशन होगी वही रीडिंग बनेगी। तो रीडिंग यहां पर हो जाएगी 2t, यहां पर t की वैल्यू है 100। यहां पर भी चाहे इधर से लिख दो चाहे इधर से लिख दो। तो जो रीडिंग होगी यहां पर वो हो जाएगी t डैश इज इक्वल टू 2t, दैट इज 200 न्यूटन। क्या होगा इसमें, 100 न्यूटन किसका है, 200। तो आपको निकालना है यहां पर रीडिंग। तो अगेन आपको टी कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन डाउनवर्ड, और यहां पर भी 10g, दैट मींस 100 न्यूटन। ठीक है। तो अब टेंशन आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां पर टी और यहां पर इस तरह से टी हो गया, वही टी सब कहीं आप दिखाते चले जाएंगे।
क्योंकि यहां पर देखो आप स्प्रिंग बैलेंस है बीच में, तो स्प्रिंग बैलेंस की वजह से यहां पर टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा हम लोगों ने केस भी किया था, लेकिन उसमें चेंज कर दिया गया था यहां पर, क्योंकि मास था, लेकिन यहां पर टेंशन में चेंज नहीं आएगा, पूरे में टेंशन एक जैसी रहेगी। तो अब इसमें कुछ लोगों को एक और कंफ्यूजन हो जाता है, वैसे तुम लोग को ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये टी और ये टी दोनों अपोजिट लग रहा है, तो ये लगता है कि इधर भी वही लग रहा है, इधर भी वही लग रहा है, तो इसकी रीडिंग हो जानी चाहिए 0, मतलब यहां पर 0 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये सिचुएशन सभी में थी, लेकिन कंफ्यूजन यहीं आकर होता है, बाकी पीछे वाले में नहीं होता है। यहां पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आप पीछे देखो, ये तो सब में था, किसी भी केस में आप देखो, जैसे यहां पर है तो इसमें तो कोई भी यहां पर जो है हम चेंज तो मानेंगे नहीं, मास नहीं रहेगा, तो वही टी यहां भी तो जनरेट होगा, वही टी यहां जनरेट होगा पूरे में। तो आप यहां पर भी तो देख रहे हैं दोनों साइड में टी लग रहा है, अगर आप यहां देखो तो यहां पर भी वैसे हो जाएगा कि इधर भी टी जनरेट होगा और यहां पर भी इसमें टी जनरेट होगा और इधर भी हो रहा है ऐसे, तो दोनों साइड में टी जनरेट हो रहा है, किसी में भी देखो सब में वो कंडीशन रहेगी। तो ये जो यहां पर टी है ये तो होल्डिंग फोर्स है ना, मतलब होल्ड करने के लिए आप उसको रोकेंगे तो वहां तो टेंशन जनरेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि स्प्रिंग खींचेगी नहीं। हमने आपको अभी जब ये बताया था तो इसमें हमने क्या कहा था कि स्प्रिंग अंदर कनेक्ट है बॉडी से, और यहां पर आप उसको एक रॉड से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, तो आपने यहां पकड़ रखा है ऐसे, और जब इसमें लटकाएंगे तो ये खींचेगा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना, मतलब जैसे अगर आप कोई स्प्रिंग खींचना चाहते हैं तो आपको दोनों साइड से ऐसे पकड़ना पड़ता है, दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगाना पड़ता है। तो भले आप एक साइड में फिक्स रखो, एक ही साइड में खींचो, लेकिन एक साइड में फिक्स है, लेकिन तब भी फोर्स उतना ही लगेगा उस पर। अगर आप यहां पर ऐसे सोचो कि कोई एक यहां पर टेबल है और उसके ऊपर आपने ऐसे यहां पर एक स्प्रिंग रख दी, ठीक है, और ये जो है पार्ट ये फिक्स नहीं किया गया, इसको ऐसे हटा देते हैं। तो अगर ये यहां पर एक स्प्रिंग आपने इसके ऊपर रख दिया, तो ये स्प्रिंग इसके ऊपर रखी गई है, तो आप बताओ क्या इसमें कोई टेंशन होगी, कोई एक्सटेंशन, कोई कंप्रेशन दिखेगा? नहीं दिखेगा। मान लो आप इधर से ऐसे इसको पकड़ लो और इसके बाद इसको खींचना स्टार्ट कर दो, और स्प्रिंग मासलेस है, तो यहां पर अगर आप इसको खींचना स्टार्ट करेंगे तो क्या इसके अंदर कोई टेंशन होगी? नहीं होगी, भाई ये पूरा चलने लगेगा ऐसे, खींचा मतलब खींचेगा नहीं, बस चलना स्टार्ट कर देगा, ऐसे कोई बॉडी मूव करती है वैसे मूव करेगी। तो अगर आप इसको खींचना चाहते हैं तो यहां रोकना पड़ेगा ना आपको, यहां इसको फिक्स करना पड़ेगा, अब आप खींचोगे तब इसमें एक्सटेंशन आपको दिखेगा। यानी कि इधर आपने ऐसे करना, तो अगर यहां पर आपने एक फोर्स जनरेट किया तो वो यहां भी जनरेट होगा, वही टी वही यहां पर, वही टी यहां पर रहेगा, तो दोनों साइड में टी जनरेट होगा। तो ये दोनों टी कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि एक होल्ड करने के लिए है और दूसरा खींचने के लिए है। तो अब समझ में आ गया ना? तो अब इसमें जो कंडीशन है वही सब में थी, तो इसमें ये टी और ये टी कैंसिल नहीं होगा, दोनों टी है, एक आपने पकड़ रखा है और एक से खींचा जा रहा है उसकी स्प्रिंग को, ठीक है। तो टेंशन जो यहां पर रहेगी वही इसकी रीडिंग बन जाएगी। अगर इसके अंदर टी यहां पर है तो वो टी पूरे में रहेगा ना, तो वही टी क्या हो जाएगी? रीडिंग। तो इस केस में जो रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग टी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। नोट कर लेना पे। आगे देख लेते हैं, इस वाले में क्या आएगा? 50 आएगा ना। यहां पर भी वही आपको काम करना है कि इधर की तरफ डाउनवर्ड, ये कितना हो जाएगा? mg sin 30। पूरा कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी की वजह से स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, और ये हमें पता है कि इधर का कंपोनेंट आता है mg sin 30। तो mg sin 30 और यहां पर टेंशन जनरेट होगी T, वही टेंशन इसकी रीडिंग बन जाएगी। दैट मीन्स अगर आप यहां पर लिखेंगे रीडिंग, तो रीडिंग इज इक्वल टू T इज इक्वल टू mg sin 30। मास दिया गया है 10, g की वैल्यू 10, sin 30 1/2, दैट इज इक्वल टू 50। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस पर आ जाते हैं हम लोग। 34, 35 एंड 36। सिचुएशन इज शोन इन फिगर, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आपको बतानी है, यहां पर क्या हो जाएगी? 6 किलोग्राम है, लेस देन 6, मोर देन 6, या फिर मे बी मोर और लेस देन 6 किलोग्राम में बताना है। लेस देन, और कोई? सेकेंड,
जैसे इसमें आप देखो यहाँ पर, इसमें ये नहीं कि 1 + 5 तो 6 है, तो जैसे पीछे हो रहा था ना 6 किलोग्राम या 60 न्यूटन, तो वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा 6 या 60 न्यूटन, वो नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 + 5 ये जो दोनों हैं, तो ये अनबैलेंस कंडीशन में है ना, 5 वाला नीचे जाएगा, 1 वाला ऊपर जाएगा। तो हमें ये पता है कि जो भी यहां पर टेंशन आएगी, यहां पर जो टेंशन होगी वो रीडिंग बनेगी। तो अगर हम यहां पर दिखाएं तो यहां पर हम टी लिख सकते हैं, टी, ये क्या हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा टी, और ये यहां पर क्या हो जाएगा टी डैश। वही क्लैंप वाली कंडीशन, क्लैंप में जो टेंशन दिखाई गई थी ना 2T, तो इस वाली ब्रांच में जो टेंशन होगी उसको रीडिंग कहेंगे ना। जिस ब्रांच में स्प्रिंग बैलेंस लगी होगी उस ब्रांच की टेंशन आपको निकालनी। तो इसमें नहीं लगी है, इसमें लगी है, तो यहां पर हमें पता है टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2T के बराबर, यानी कि रीडिंग जो आएगी वो 2T आएगी। लेकिन जो T है वो क्या होगा, तो आप देखो कि ये वाला जो केस है, ये यही तो फार्मूला हमने कहा था, याद रखना क्या फार्मूला था, 2m1m2 अब अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लो तुरंत, और अगर याद है तो आप तुरंत उसका यूज कर लें। तो हमने करवा रखा है इसलिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर कि जो T है वो होगा 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2 × G भी था यहाँ पर, तो 2 × 1 × 5 डिवाइडेड बाई 1 + 5 और इंटू G, यानी कि आ जाएगा 10G डिवाइडेड बाई 6। लेकिन ये रीडिंग नहीं होगी, रीडिंग क्या होगी T डैश, T डैश इज इक्वल टू 2T, दैट इज 2 × 10G डिवाइडेड बाई 6, मतलब कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3G न्यूटन। लेकिन आपको आंसर दिया गया है किलोग्राम में, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि T डैश है यहाँ पर 10/3G न्यूटन, तो ये इंप्लाई करेगा किलोग्राम में कितना 10/3 किलोग्राम। इक्वल टू मैंने नहीं लिखा, इंप्लाइज दैट बना दिया कि ये इंप्लाई करेगा रीडिंग कितनी होगी 10/3। 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट अगर 3 है तो फिर वो 6 से तो कम ही हुआ ना, तो इसका मतलब यहां पर आंसर आ जाएगा सेकेंड लेस देन 6 किलोग्राम। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिचुएशन इज सोन इन फिगर, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 3.75248। तो यहां पर भी हमें रीडिंग निकालनी है, लेकिन किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट में, तो जी से डिवाइड करके वही जो किलोग्राम आता है वही आपको बताना है आंसर क्या आएगा। फर्स्ट, इसमें जैसे ये हमने केस ऐसा नहीं किया है, हालांकि इसमें भी आप देखेंगे कि जो फार्मूला पीछे वाले केस में लगा वही इसमें लग जाएगा, वही आएगा ही। लेकिन अगर आपको केस नहीं पता है या आपके सामने अचानक से आ गया, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें वही केस लगना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना हम लोगों के लिए आसान है, क्योंकि हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 5G और यहाँ पर क्या आएगा 3G। टेंशन पूरे में आप दिखा दो, T ही रहेगा सब कहीं। ऐसे अब ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। जो हमने वहां पर एग्जाम्पल्स कराए थे, जो असाइनमेंट में डायग्राम्स बने हुए थे, उसमें बैलेंस्ड कंडीशन थी सब में मास दोनों साइड में, जिसमें ऐसी कंडीशन थी इक्वल था। लेकिन यहाँ अनबैलेंस है, ये 5 है 3 है, तो यहाँ पर ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। तो अगर हमें टेंशन निकालना है तो सबसे पहले हम एक्सलेशन निकालते हैं। तो एक्सलेशन निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स क्या है 5G, तो उसको हम लोग लेंगे प्लस में। तो यहाँ पर हमने लिया 5G माइनस, ये अपोजिट हो गया, क्या हो जाएगा 3G, एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास 5 + 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2G डिवाइडेड बाई 8, यानी कि G डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब आपको यहां पर निकालना है टेंशन, क्योंकि T ही इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बनेगी। तो T किसी के लिए भी इक्वेशन लिख लो, इसे फॉर 3 किलोग्राम, फॉर 3 किलोग्राम T माइनस 3G इज इक्वल टू 3 × A। T माइनस 3G इज इक्वल टू 3 × A, वही T माइनस mg इज इक्वल टू m × A। तो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, तो T इज इक्वल टू 3G और प्लस 3, और A की जगह पर क्या जाएगा G/4। तो यहाँ पर क्या जाएगा G/4, ठीक है। कितना जाएगा 15
डिवाइडेड बाई 4G 3.75, ठीक है, वही आ जाएगा ना G। तो ये आएगा न्यूटन में, या फिर आप यहां पर लिखेंगे रीडिंग, रीडिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.75 किलोग्राम फोर्स। जी से आप डिवाइड कर दो तो 3.75 बचेगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये यहां पर जो एक क्वेश्चन है 36, ये हम लोग और कर लेते हैं। A spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring. Read 49 Newton when the lift is stationary. If the lift moves downward with an acceleration of 5 meter per second square, the reading of the spring balance will be. इसमें क्या आ जाएगा फर्स्ट, जैसे इसमें उसने आपको लिफ्ट का केस दिया, तो क्या कहा गया, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। तो जैसे आप ऐसे समझ लो कि जैसे उसमें पेंडुलम का हमने केस बताया था, तो वैसे ही आप समझ लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है और इसमें एक वेट को हैंग कर दिया गया इस तरह के। तो उसने कहा कि जब आप यहाँ पर पहली कंडीशन देखो, क्या, अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग रीड्स 49 व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। तो अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो उस कंडीशन में ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या रीड करेगा, एक्चुअल mg रीड करेगा यहां पर स्टेशनरी कंडीशन में। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम mg इज इक्वल टू 49 न्यूटन। तो ये हमें एक बात पता चल गई, यहां पर mg की वैल्यू क्या है 49। अब उसके बाद का इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, तो डाउन की कंडीशन में हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं भाई, टेंशन ही तो निकालनी है हमें, तो हम क्या लिखते हैं T इज इक्वल टू एम जी माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। तो उसने कहा रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, मतलब वही टेंशन आपको कैलकुलेट करनी। तो अब इसे सॉल्व करने की ये तरीका है कि यहां से आप m निकाल के इसमें रख दो, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसमें से g कॉमन ले लो। तो g अगर बाहर निकालेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा a अपान g, ठीक है। जैसे g आपने बाहर निकाल लिया तो 1 माइनस a अपान g, तो ये जो mg है वो क्या हो जाएगा 49। तो ये हो गया 49 और ये 1 माइनस a की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू यहां पर क्या दी गई है 5 और g की वैल्यू है 9.8। तो आप जरा इसे सॉल्व करो तो t इज इक्वल टू 49 इंटू 9.8 माइनस 5 यानी कि 4.8 एंड डिवाइडेड बाई 9.8, ये आ जाएगा ना। नाइन पॉइंट एट, तो ये 5.8 हो गया और नीचे आ गया 9.8 और ये हो गया 49। तो आप यहां पर इसे सॉल्व कर लो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 से कटेगा और 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 24। तो 24 न्यूटन आ जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इतना रखते हैं यहां तक, बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट